हाँ, तो आप सभी का स्वागत। मैं अमरनाथ आपकी इस विशेष कक्षा में जो चलती है स्वागत करता हूं, वेलकम। और हिंदी की यह श्रृंखला जिसमें आप उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल के लिए, यूपीएसआई के लिए, रेडियो ऑपरेटर के लिए या राज्य हिंदुस्तान के तमाम सारे राज्यों में जहां हिंदी आती है उन राज्यों की परीक्षा के लिए यदि आप करते हैं तैयारी, तो हम आपके संग हैं। आपकी यह परिचर्चा रोज की लेकर जो करते हैं हम 2 प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला होती है जिसके माध्यम से हिंदी समझना होता है, हिंदी के कंसेप्ट सीखने होते हैं। तो आइए कर लेते हैं चर्चा का आरंभ। अब आपके कमेंट हमको दिखने लगे हैं। कैसे हैं आप सब? पूरी तरह से ठीक ठाक? अच्छा, थोड़ा हिला डुला लग रहा है क्या? नहीं, ठीक है लग रहा है। चल तो शुरू करते हैं। सभी का स्वागत, जितने लोग हमको दिखाई पड़ रहे हैं सभी का वेलकम, इस्तकबाल। आज क्लास है एकदम है। इसको और नजदीक रखें, देखें यहाँ तक। हाँ, ऐसे देखने में दिक्कत नहीं होती, वहां जाना पड़ता था कमेंट देखना, अब नजदीक रखा करेंगे एकदम क्लियरली, हमको यहीं ऐसे सामने सामने दिखा करें। ठीक, चल। शब्दहान 22 पसेरी। आप जानते हैं कि ये हिंदी की श्रृंखला है और हिंदी की श्रृंखला में हम आपको हिंदी अभ्यास करवाते हैं। ऐसा अभ्यास जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, ऐसा अभ्यास जिसमें प्रश्न के साथ कंसेप्ट बताते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न। रात्रि में 9:15 बजे चलती है आरो आरो की श्रृंखला, उसमें 7 टॉपिक हिंदी के सबसे बेसिक टॉपिक होते हैं और इसमें चलती है वर्णमाला, संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, सब कुछ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि सब कुछ। तो यह लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। पहला प्रश्न मुहावरे लोकोक्ति से आप सबके सम्मुख है। इसका उत्तर तेजी से आप देना शुरू कर दें। शब्दहान 22 पसेरी। पसेरी में कहा 5 किलो चीजें वजन की जो होती है उसको पसेरी कहा जाता है। तो शब्दहान 22 पसेरी मतलब हुआ कि अगर कोई चीज अच्छा बुरा सबको एक का समझ दिया। जैसे आखिरी में मैं आपको बताता हूँ, कभी सब्जी मंडी जाइए, सब्जी मंडी में क्या होता है, सारा सब्जी वब्जी सब रखा हुआ है और उसके बाद क्या हुआ, एकदम लास्ट में 9 साढ़े 9 बजे पहुंचे। अब तनिक टमाटर बचे, तनिक क्या, लगभग मान लो 1.5 किलो टमाटर बचे हैं। तो वो दुकानदार आपसे क्या कहता है, भले भैया बेचा तो 25 रुपया किलो है, तुम 15 में सब ले लो। अब 15 में सब ले लो, तो 15 में अगर सब ले लो तो भैया क्या होगा, उसमें सड़ा गला छांटने की जरूरत नहीं, सब ले जाओ घर में छांटना बीटना। तो मतलब 15 रुपये हम सब। तो जब इस तरह से सब कहा जाता है, इसका मतलब अच्छा बुरा चेक नहीं करना है। वही बात यहां है। शब्दहान 22 पसेरी का मतलब हुआ कि अच्छा बुरा सबको एक जैसा समझ लेना कि मतलब जितना धान है उसमें थोड़ा कम होगा थोड़ा ज्यादा, मान लो कि 22 पसेरी, माने वजन, पसेरी वजन को कहते हैं, 5 सेर के वजन को पसेरी कहा जाता है। तो उसी संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं। तो जब कोई अच्छा हो या बुरा हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान दिए बिना एक जैसा सबको मान लिया जाए तो कहेंगे शब्दहान 22 पसेरी। मुद्दे की करते हैं बात। दूसरा सवाल आपके सम्मुख, इनमें से विपरीतार्थक शब्द युग्म में से एक युग्म सही है, एक जोड़ा सही है। जो जोड़ा सही है उसको चुनिए। इनमें से विपरीतार्थक शब्द युग्म में से एक युग्म, एक जोड़ा सही है। कौन सा सही है? रिक्त रक्त नहीं मां साहब, रिक्त माने खाली होता है, रक्त माने खून होता है, विलोम कहां से हो जाएगा, बिल्कुल विलोम नहीं है ये। अच्छा जी, उत्तम मध्यम, उत्तम माने होता है बहुत अच्छा, मध्यम माने बीच का होता है, अधम लिखा होता तो मान लेते। हाँ, रिक्त का रक्त ना होकर के पूर्ण होता तो मान लेते, पूरित होता, भरा हुआ होता तो मान लेते। उपकार का, भाई उपकार और परोपकार ये तो समानार्थी हो गए, ये भी नहीं है। ये वाला जोड़ा एकदम सही है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है बच्चा। अभिज्ञ माने होता है, याद रखना, बहुत ये जरूरी है, व्याख्या जरूरी है, समझिएगा। ज्ञा माने होता है जानना। अगर इस ज्ञा में हम लगाते हैं अभी एक उपसर्ग है, किसी भी शब्द के पहले लगा दो, इट गिव्स अ पॉजिटिव सेंस। जैसे ज्ञा के पहले जैसे मान के पहले मान माने घमंड, अभिमान माने भी घमंड। अर्थ बदलता है क्या अभी लगाने से? नहीं बदलता है। ज्ञा माने जानना, अभिज्ञ माने अच्छे से जानना। क्या निगेटिव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अभिज्ञ क्या हो जाएगा? जानने वाला, जानने वाला। अब इस अभिज्ञ को निगेटिव बनाया जाता है। अभिज्ञ माने जानने वाला, इसका निगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा? इसके पहले अन जोड़ा जाता है। अन माने ना, अन माने ना। अब अभिज्ञ माने जानने वाला, तो ना जानने वाला शब्द बनेगा अनभिज्ञ। तो इसलिए याद रखना, अनभिज्ञ, अभिज्ञ माने जानने वाला, अनभिज्ञ माने ना जानने वाला, ना जानने वाला। और ये बच्चा कि अभिज्ञ और अनभिज्ञ तो होता है, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई भिज्ञ लिखे,
कहे तो भिज्ञ क्या होता है, अगर कोई तुमसे पूछे भिज्ञ क्या होता है तो तुम उसको देखो, ऐसे मुस्कुरा दो, कह दो ये भैया भिज्ञ कुछ नहीं होता है, ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। ज्ञा माने जानना, अभी माने अभी तो उपसर्ग है, अन तो उपसर्ग है, लेकिन ये भी कोई उपसर्ग थोड़े ना होता है, तो ये भैया होते नहीं, तो भिज्ञ कुछ होता ही नहीं है। याद कर लेना, अभिज्ञ होगा या अनभिज्ञ होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या बात समझ में आ गई? आ गई। तो बच्चा एक का जोड़ा सही मिला, कौन सा? ये रुको पेन पेन टिक करना है, पेन। कौन सा जोड़ा सही है? डी वाला जोड़ा सही है। यहां तक बात क्लियर है? क्लियर। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। यह बहुत बेसिक सा सवाल है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अच्छा, ऐसा कुछ कर लें, देखें इसमें, हाँ दिख तो नहीं रहा है। असल में आपके कमेंट देखना जरूरी होते हैं। हाँ, बढ़िया। तो भैया सब किसके सहायक होते हैं? सब सबल के सहायक होते हैं। सब सबल के सहायक होते हैं, सबल के सहायक होते हैं, और निर्बल का सहायक कोई नहीं होता। ये ऐसे सवाल क्या आपसे डिमांड करते हैं? ऐसे सवाल आपसे डिमांड करते हैं कि आपको भाषा की समझ है कि नहीं है, उचित अर्थ रख पाओगे, उचित वाक्य बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, ऐसे प्रश्न। और इसके पीछे एक व्याकरणिक सेंस होता है, एक ग्रामेटिकल समझ होती है कि आपको ये विलोम का भाव मालूम है कि नहीं मालूम है। यदि आप ये विलोम का भाव मालूम कर ले जाएंगे, बात बन जाएगी। तो सबल और निर्बल, तो सब सबल के सहायक होते हैं। ये उल्टा है दुनिया के हिसाब से। अपकार बुद्धि ज्ञान का कोई मतलब नहीं बनता है, यही सबसे सुटेबल है कि सबल और निर्बल लगा लेंगे। सवाल संख्या 4, बताइए परीक्षा ध्वनि मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा? अगर ये तो हम ही पढ़ गए सब, अब कुछ बचा ही नहीं। ये तो हमसे मुंह से निकल गया, वर्ण विच्छेद है। आधा पा आ मिलके क्या बनेगा? पूरा पा। आधा पा पा बन गया। ये रा पर बड़ी की मात्रा लगाई, रा बन गया। ये आधा का और शामिल के क्या बन गया? छा बन गया। और बड़ा आ लगाया, बड़ा की मात्रा ही बन गया परीक्षा, यानी आंसर वुड बी परीक्षा। ये बच्चा जो तुम्हारे सामने आया, इसको बोला जाता है वर्ण विच्छेद। क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। अगर एक एक वर्ण को अलग कर दिया जाए तो वर्ण विच्छेद होता है। तो मास्टर साहब खाली इसके थोड़ा ना कि परीक्षा जोड़ के बता दे, सबका वर्ण विच्छेद करके दिखाता हूं, यही एक टॉपिक खत्म कर लेते हैं। वर्ण विच्छेद नाम का टॉपिक हम 4 विच्छेद तुम्हारे सामने करेंगे, तुम ऐसे ही समझ जाओगे कि वर्ण विच्छेद क्या होता है। कंप्यूटर जी काला कलर करो। परोक्ष को तोड़ते हैं, आओ चलो मिलके परोक्ष तोड़ा जाए। कैसे टूटेगा? आधा पा और आ, यह है पा। स्वर और व्यंजन को अलग करना माने वर्ण विच्छेद करना, स्वर और व्यंजन को अलग करना। तो पा, फिर क्या करें? आधा रा पे ओ की मात्रा लगा दो तो हो गया परो। और ये क्षा कैसे बना है? आधा का और शा से मिलकर के बनता है, लेकिन सा आधा और तब इसमें छोटा आ लगाओगे। कहो परोक्ष समझ में आया कि नहीं आया? परोक्ष समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बहुत शुक्रिया। आइए लाइव आइए और औरों को भी लाइए। अब देखिए प्रक्रिया को तोड़िए। प्र कैसे बना है? प्रा बना है बच्चा आधा पा में पूरा रा जुड़ा, लेकिन रा पूरा क्या होगा? आधा रा और छोटा। यह है बच्चा प्रा। अक्षर अक्षर देखो, यह है प्रा। अब उसमें क्या जोड़ना है? क्रिया। तो क्रा कैसे बना और क्री कैसे बना? क्री को तोड़ लेते हैं। आधा का रा और ई, यही तो लगा होगा, तो इसको तोड़ो प्रा। अब उसके बाद हमने किया क्री, तो का आधा रा और उस पर चढ़ा दिया छोटी ई, अब ये बना क्री। और फिर या, और या में लगाया बड़ा आ। ये है प्रक्रिया का वर्ण विच्छेद बच्चा, प्रक्रिया का वर्ण विच्छेद। एक एक स्वर, एक एक व्यंजन को अलग कर देने को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। और प्रेक्षा देखो, आधा पा
आ, अब ये बन नहीं, आधा पा में क्या जुड़ा है, रा जुड़ा है, आधा पा में रा, आधा पा रा और रा में एक ही मात्रा, अब बना प्रे, फिर आधा का श और आ, तब ये बनेगा प्रेक्षा। तो अब आगे से जब तुमसे कोई कहे कि वर्ण विच्छेद करो, वर्ण विच्छेद क्या होता है, तो उसको समझाना स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया जाए तो वर्ण विच्छेद बनता है। प्रत्येक स्वर और व्यंजन जितना आप सेपरेट करके लिख देंगे उसी को वर्ण विच्छेद कहा जाता है। तो जब कभी वर्ण विच्छेद नाम का टॉपिक आए तो ऐसे करना है। कंप्यूटर जी अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 5, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सुनिए, खूब खुश रहिए सभी, स्वागत बच्चा। परिचारक का स्त्रीलिंग क्या होगा? परिचारिका, परिचारिकी, परिचारकी, परिचायिन, क्या? खूब खुश रहो बच्चा, सभी का स्वागत है। राम का गुणगान करिए राम का। तो भैया परिचारक माने होता है आपकी सेवा टहल करने वाला, तो परिचारिका, परिचारिका सबसे उच्च, परिचारक का परिचारिका, परिचारक का परिचारिका, बाकी जितने लिखे हैं वो सब। परिचारक क्या होता है? जो आपके चारों तरफ रह करके आपका सेवा टहल करता है, नौकर, सेवक, दास, उसको बोलते हैं परिचारक। स्त्रीलिंग बना देंगे तो परिचारिका हो जाता है। सुंदरम। अगला प्रश्न, बढ़िया सवाल, कारक का बेहतरीन सवाल। कारक का बेहतरीन सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इनमें से अपादान कारक किसमें नहीं है? पेड़ से फल गिरा, घर से लौटा हुआ लड़का, छत से उतरी हुई लता और कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता हुआ आदमी, अपादान कारक किसमें नहीं है? कहां नहीं है अपादान? बहुत खूब। सुनो बच्चा, अपादान अलगाव करवाता है। जब तुमको लगे दो चीजें अलग हो रही हैं तो उसको बोलते हैं अपादान। पेड़ से फल गिरा, अलगाव हो रहा है पेड़ से। अच्छा ये बताओ, फल में अपादान की पेड़ में अपादान? खूब खुश रहिए। अपादान किसमें है, फल में है कि पेड़ में? किसमें है अपादान? तो समझिए बच्चा, पेड़ अपादान कारक है। पेड़ में अपादान, पेड़ में अपादान है। और घर से लौटा हुआ लड़का, इसमें भी घर में अपादान है और से अलगाव दिखा रहा है। छत में अपादान है, से अलगाव दिखा रहा है। कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता आदमी, इसमें कुल्हाड़ी वृक्ष को काटने का साधन हो गई, अतः यहां पर कुल्हाड़ी में करण है। क्या है? बात समझ गए? अगला सवाल संख्या 7, जिसने गड्ढा खोदा है वही गिरेगा। वाक्य में सर्वनाम बताइए। जिसने गड्ढा खोदा है वही गिरेगा, इसमें किस प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? बेहतरीन सवाल। एक बड़ा प्यारा भजन सुना आज कल रात में, ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। अरे इतना बढ़िया कि हम कल से यही गा रहे हैं। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सुनो, जिसे ये गड्ढा में ये जो बिंदी लगी है ये ज्यादा लग गई है। गड्ढा है बच्चा, राधे राधे। जिसने और वही, बच्चा सी में भी अलगाव था, से अलगाव, घर से उतरी हुई लिखा था, इसमें संबंधवाचक है। संबंध होता है जो सो, जिसने वह,
जिसने वह, जिसे वह, जिसे वही, ये सारा का सारा जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो अगली बार जब मिले तो संबंधवाचक खट से समझ जाइएगा। बात समझ गए? हाँ, आइए। जीवन विश्व की संपत्ति है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? माया गोविंद जी का तो कहना ही क्या है, वो ऐसे भीतर उतरती हैं जब वो क्या वैराग्य तो है, हाँ, तो एकदम अंदर तक असर करता है। माया गोविंद जी का तो कहना ही क्या है। बच्चा अगर पीजीटी की वैकेंसी आएगी तो फिर पीजी वाले मान्य होते हैं। देखिए, दिए गए ऑप्शन को अगर पकड़ें तो इसमें जीवन विश्व की संपत्ति है, जो चिन्ह लगाया गया है, ये जो चिन्ह लगाया गया इसको उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अगर एक लगा हो तो एकल उद्धरण होता है, ये एकल उद्धरण कहलाता है। अगर दो लगे हो तो इसको द्विउद्धरण कहते हैं, द्विउद्धरण कहते हैं। तो बच्चा याद रखिएगा, एकल उद्धरण है, ये द्विउद्धरण उद्धरण। वैसे आपको पता होना चाहिए, जो भजन हमने गुनगुनाया ये बहुत पहले विनोद अग्रवाल जी ने गाया है, ये विनोद अग्रवाल जी का है, और अब सारे लोग गा रहे हैं, लेकिन वायरल अब ये हुआ है। वध शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा? वध शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा? सिंगल का प्रयोग कब करते हैं? जब वाक्य में किसी बात को प्रमुख बनाना होता है। डबल का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी, जी अब आगे से B.Ed 4 का हो गया। अब डबल का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रख देना होता है। ठीक। वध शब्द का सही विशेषण रूप क्या होगा? वधना, वध्य, बाध्य, वधिक। तो समझिए, वधना तो फर्जी शब्द है, वध माने होता है मार देना। हाँ हाँ, अरे भैया इतना भाव समझ लो, कंप्यूटर थोड़े ना कि एकदम सही वाली बनाएंगे। सुनो, वध्य माने वध के योग्य, बाध्य अलग अर्थ देने लगेगा। और वधिक क्या है? वधिक है वध करने वाला, तो एक प्रकार के संज्ञा का भी भाव देता है, तो इसलिए जो बेस्ट है वध का विशेषण वो वध्य हो जाएगा। समन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? समन्वय का पूर्ण संधि विच्छेद क्या होगा? पूर्ण समझ रहे हैं? पूर्ण समझ रहे हैं? जितने उसके टुकड़े हो सकते हैं सारे। समन्वय का पूर्ण संधि विच्छेद क्या होगा? यह सवाल बनाने में गड़बड़ा गया है। समन्वय का पूर्ण संधि विच्छेद पूर्ण बताना है। तो भैया है तो देखो, ए तो बिल्कुल नहीं है और ये डी बिल्कुल नहीं है। अब ये भी है, ये भी है। अब असल में वो समन्वय समन्वय हो जाएगा। और अगर इसकी बात करी जाए तो पूर्णतः यही किया गया। वो असल में ये ऑप्शन नहीं लिखना था, इसमें हलंत हटाना था हमको। अगर हम हलंत हटा देते तब वो भी गलत हो जाता। और ये पूरी तरीके से पूर्ण संधि विच्छेद करे तो सब उपसर्ग को अलग करिए, अन्वय को तोड़िए तो अनुधन आय बनता है, अनु और आय। अच्छा, संधि अनुवय में कौन सी? याद रखना, यहां तो व्यंजन है, मां में मिल गया, और व्यंजन भी क्या कहें, उपसर्ग है। असली संधि यही है। संधि कौन सी हुई है? यण हुई है। देखिए, जिस अक्षर पर मात्रा लगी है वह अक्षर आधा, और उ और भिन्न स्वर मिलकर बनाएगा वा और या, शब्द बन जाता है अन्वय। अन्वय माने होता है किसी चीज की व्याख्या करना। संस्कृत पढ़ने वाले बालक हाई स्कूल में जानते हैं, उनको अन्वय करना पड़ता था। किसी शब्द को तोड़ तोड़ करके उसका मतलब निकालने की कोशिश करना क्या कहलाता है? अन्वय कहलाता है। तो अन्वय माने किसी चीज को तोड़ तोड़कर उसका अर्थ निकालना। एक निवेदन यहां कर लेता हूं, वे सारे छात्र जो आज तक हमसे संधि नहीं पढ़े हैं, उनसे निवेदन है, हमारी इस क्लास की प्लेलिस्ट में जाइएगा, टेलीग्राम इसी यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट संधि चैप्टर की पड़ी हुई है। हिंदी चाहते हो सीखना, चाहते हो हिंदी तुम्हारी रग रग में उतर जावे, तो एक बार हमसे संधि पढ़ लो। तीनों स्वर व्यंजन विसर्ग डिटेल से पढ़ाइए, क्वेश्चन आंसर नहीं, डिटेल से पढ़ाइए। एक बार पढ़ लेना संधि से तो बेड़ा पार। आइए अगले सवाल पर पढ़ते हैं। सवाल संख्या 11, सा 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 में क्या समानता है?
ऐसे ही सवाल बनते हैं सिपाही में, दरोगा में, अन्य राज्य भर्तियों में, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अरे वाह भाई कुमार सिंह, बहुत शुक्रिया। बढ़िया है, जहां भी रहिए बस पढ़िए, अभ्यास करिए। तो बच्चा सा में यह समानता है कि तीनों अंतस्थ तो बिल्कुल नहीं है, और तीनों अनुनासिक भी नहीं है, तीनों तालव्य भी नहीं है, तीनों ऊष्म व्यंजन है। आपको सा की एक विशेषता बताते हैं। सा और सा विशेषता यह कि आप इनको सलजम वाला, शाहरुख खान वाला और सलमान खान वाला की तरह अगर रटे हैं तो वैसे न रटिए, इनके मूल नाम जान लीजिए। ये जो शाह है इसको तालव्य कहते हैं, तालु से बोला जाता है इसलिए तालव्य शाह है। ये सा मूर्धा से बोला जाता है इसलिए इसको मूर्धन्य सा कहा जाता है, और इस सा को बिना दांतों के नहीं बोला जा सकता इसलिए इसको दंत्य सा कहते हैं। और जिनका उच्चारण इन तीनों सा का गलत हो, आओ अभी ठीक कर देते हैं। देखो पहला वाला जो तालव्य सा है उसमें जब आप बोलते हैं तो आपकी हवा ऊपर तालु से टकरा के नीचे दांत पर छोड़िए, हाँ नीचे दांत पर छोड़िए तो क्या निकलेगा, ऐसी आवाज निकलेगी, ये वाली आवाज। और ये जो नीचे वाला है इनका समझ लो। और ये जो नीचे वाला सा है इसको कैसे बोलते हैं, जरूर भैया भोलेनाथ चाहे हो जाए। नीचे वाला सा कैसे बोलोगे, दोनों दांतों पर जब हवा छोड़िए तो देखिए आप फर्क देखिएगा, पहले ऊपर नीचे वाला देख लीजिए, बीच वाला बाद में समझाएंगे। कहिए शा सा शा सा शा सा शा सा शा सा, है एकदम अलग अलग सुनाई पड़ रहा। ये मिक्सचर नहीं है, एज यू विश ऐसे नहीं बोलते हैं, जहां जो प्रोनाउंसिएशन हो वहीं करवाना है। अगर किसी का नाम श्रवण कुमार है तो श्रवण कुमार बोलिए, श्रवण कुमार मत बोलिए। और जबरदस्ती दंत सा को तालव्य सा मत बनाइए, शिशु बोलिए, शिशु मत बोलिए। सबका फर्क होता है, हिंदी में बोलने के लिए है। आशीर्वाद, आशीर्वाद तालव्य सा है तो तालव्य सा बोलिए, और बोलने का अभ्यास करिए कैसे बोलना है। अगर आप, हम एकदम प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, अंदर से हवा आवे, ऊपर तालू पर छोड़ते हुए नीचे के दांत पर ले जाओगे, नीचे के दांत के मूल पर, तो निकलेगा। छोटे बच्चे आसपास ना हो, ध्यान देना, तब उच्चारण करना। ये क्या है, तालव्य। और ये दोनों दांतों पर डायरेक्ट हवा छोड़ो तो दंत सा निकल जाएगा। तो ये दांत से बोला जाता है, इसको दंत सा बोलते हैं। ये तालु से बोला जाता है, इसको तालव्य सा बोलते हैं। और ये मूर्धन्य सा क्या है, ये जो हकार जैसी ध्वनि होती है, अंदर गले से निकलती है, ऊपर मूर्धा पर छोड़ते हैं। हाँ, तो इस तरह का, इसी चक्कर में बहुत सारे लोग इसको खा से खटकोण बोलने लगे, खा से खटकोण बोलने लगे। खा नहीं है ये, ऐसी आवाज होती है। इसका उच्चारण वैदिक ध्वनि में मान्य है, हिंदी में इसके उच्चारण की जो समानता है वो तालव्य सा से कर दी गई है। जैसे आप शेषनाग बोलिए, शेषनाग बोलिए तो आप इसको सा की तरह बोल दें, आपसे कोई झगड़ा ना करेगा। लेकिन भैया इन दोनों को अलग अलग करके बोलिएगा, इन दोनों को अलग अलग करके बोलिएगा, वरना चीजें गड़बड़ा सकती हैं। बात समझ गए? हाँ, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीनों ऊष्म व्यंजन है। अच्छा गुरुजी, इनको ऊष्म काहे कहते हैं? जब इनको बोलते हैं ना तो मुंह से गरम गरम हवा निकलती है, हवा पूरी गर्म आ जाती, इसीलिए ऊष्म बोलते हैं। और ये तीन नहीं, चार ऊष्म होते हैं, श श स ह, ये चार के चारों ऊष्म होते हैं। अगर इसमें हा जोड़ दें तो उसको भी ऊष्म व्यंजन कहा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई। कंप्यूटर जी अगले सवाल को प्रोसीड करिए। खड़ी बोली इसमें से किस बोली के अंतर्गत आती है? देखो हमने डिस्क्लेमर दे दिया, हमने डिस्क्लेमर दे दिया, अब बाकी आपकी मर्जी। हमारा काम है डिस्क्लेमर देना, सो हमने दे दिया। खड़ी बोली, तो भैया खड़ी बोली जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी में कौन आती है? पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी।
पश्चिमी हिंदी में ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। हरियाणवी ये सब किस में आती हैं? पश्चिमी हिंदी के समूह में आती हैं। पहाड़ी हिंदी में कौन सी आती है? कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी। कुमाऊं रीजन की जो लैंग्वेज है वो कुमाऊनी है, कुल्लू रीजन की कुल्लुई है, गढ़वाल रीजन में गढ़वाली बोली जाती है। ब्रज जो आपके आगरा मथुरा में चलती है, खड़ी बोली जो लगभग हिंदुस्तान बोलता है, कन्नौजी कन्नौज क्षेत्र में, बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र में, हरियाणवी हरियाणा क्षेत्र में। जो टोन है, जो टच है भाषा में, वो पश्चिमी हिंदी का है। और पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। कभी आप छत्तीसगढ़ के लोगों को बोलते देखिए, आपको लगेगा एकदम तुमरे नियक हैं। अच्छा, मेरी मातृभाषा अवधी है। हम किस बोली में पैदा हुए? अवध क्षेत्र में पैदा हुए। बहराइच एक जगह है, जिला बहराइच उत्तर प्रदेश में। बहराइच जिला में एक जगह पड़ती है मिहीपुरवा, जहां पढ़ाई लिखाई हुई। उसके 20 किलोमीटर कतनिया घाट के जंगल में चले जाए, सिमरी गांव में हम पैदा हुए। ठेठ अवधि रहे, हम तुमको अवधि बोल के दिखाएं। देखो, आज हम तुमका सबका खड़ी बोली कौने अंदर का दावत है, या खड़ी बोली के अंतर, खड़ी बोली कौन कौन भाषा के अंतर्गावत है, यूं पढ़ावे जाई थे। तो सुनो भैया, ये पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 बोली होती हैं। कबू तुम कौनो छत्तीसगढ़िया का बोलत देखियो तो तुमका यह लागी कि वो गोंडा के आए, बहराइच के आए, लखीमपुर के आए, है एकदम तुमरे हुआ लागी। काहे कि अवधि जो है वह टच राखत है किससे, वो संपर्क राखत है किससे? बघेली और छत्तीसगढ़ी से। जब हम बोले ना बहन, यह का अवधि का हाथ है, समझ गए? आइए, पूर्वी, और ये भोजपुरी से अलग है, भोजपुरी से अलग है। यहां पता चला कोई अवधि बोलता है, सब उसको कह देते हैं भोजपुरी। भैया, भोजपुरी हमारे हृदय की है, अवधि हमारे हृदय की है, सब हमारे हृदय की है। लेकिन याद रखिएगा, भोजपुरी और अवधि में फर्क है। तो चलिए याद रखिएगा, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC पूर्वी हिंदी में है। और ये ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी याद रखिएगा पश्चिमी में, कुल्लू, गढ़वाली, कुमाऊनी। पर पहाड़ी हिंदी में 5 भाषा के समूह होते हैं, 5 भाषा के समूह। आइए 13 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। मोहन स्कूल जाता है, यह किस प्रकार की वृत्ति दर्शाता है? क्रिया की, क्रिया की कौन सी वृत्ति है? हाँ बिटिया, तुम जल्दी से कौनो सिलेक्शन लो, फिर ही आओ, हम तुमको अवधि में बोलेंगे और तुम बुंदेली में जवाब देना है। हम तो सबका निमंत्रण देते हैं, जल्दी जल्दी सेलेक्ट होइए, यही कैमरा के सामने हम तुम खड़े होंगे, बतियाया जाएगा। चलो, मोहन स्कूल जाता है, उपयुक्त वाक्य में क्या है? अभ्यास दो। अब देखिए, ये कंसेप्ट एक समझाना चाहता हूं। ये आपको किताब में प्रॉपर जनरली सिलेबस में ये पढ़ते हुए मिलता नहीं है, नहीं मिलता होगा, जनरल किताबों में तो बिल्कुल नहीं मिलता है। लेकिन ये है क्या बच्चा, इसके लिए मैं तुमसे बिल्कुल नहीं कहूंगा जाओ कोई किताब पढ़ो या मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊं, कुछ नहीं। ये बड़ी सरल सी बात है। कितनी सरल सी बात है? इतनी कि जो वाक्य लिखा है, ये वाक्य का इंटेंशन क्या है, इस वाक्य का उद्देश्य क्या है, उसको पकड़िए। मोहन स्कूल जाता है, आप समझिए इसकी फील क्या है। इसमें कोई अभ्यास दिख रहा है, किसी कार्य की पूर्णता दिख रही है, किसी कार्य की प्रगति दिख रही है, कि किसी कार्य की इनकम्प्लीटनेस दिख रही है? बताओ तो समझिए, अपूर्णता नहीं है ये। अगर स्कूल जाता है तो ये नियमित प्रक्रिया है, और अगर ये नियमित प्रक्रिया है तो इसको अभ्यास बोधक कहा जाएगा। प्रत्येक ता, ती, ता है, ती है, ते है वाली चीजें अभ्यास के अंतर्गत आती हैं, नियमितता के अंतर्गत आती है, निरंतरता के अंतर्गत आती है। और अगर ये निरंतरता है बच्चा, तो फिर अभ्यास बोधक माना जाएगा। पूर्णता बोधक कब होता है? जब लिखा मोहन स्कूल जा चुका है। व्हाट इज द फील ऑफ द सेंटेंस? इसी को कहते हैं क्रिया का पक्ष। इसको क्या कहते हैं? क्रिया का पक्ष कहते हैं। आपसे कहा जाए कोई काम इस तरह दिखाया जाए जिसमें निरंतर प्रगति हो रही है, वह चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, प्रगति बोधक हो जाएगा। इस तरह के वाक्य जिसमें मतलब आपको क्रिया का पक्ष सब पकड़ना है। अगर आप क्रिया के मूल को पकड़ ले गए तो बात खत्म हो जाएगी। यही सवाल का मोटो होता है, जीस्ट होता है। तो आपसे पूछा गया मोहन स्कूल जाता है, इसमें क्या होगा? इसमें अभ्यास बोधक होगा। टिक कर लीजिए।
और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अभ्यास 2 तक। आइए अगले सवाल पर। युद्ध की इच्छा रखने वाला, हाँ, युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द चुन के बताइए क्या होगा। देखो युद्धेच्छा ये गढ़ा हुआ फर्जी शब्द है, इसका कोई मतलब नहीं। देखो युद्धोत्सुक फर्जी शब्द है। अब सुनिए भैया, सब जने कर लो, गाड़ी किनारे न लगावे पर यार। हाँ सब जने कर लो, लाइक कर लो। युयुत्सा और युयुत्सु में फर्क है। युयुत्सा क्या होता है? युयुत्सा होती है युद्ध की इच्छा, और युयुत्सु क्या होता है? युयुत्सु होता है युद्ध का इच्छुक। युयुत्सा है युद्ध की इच्छा, युयुत्सु है युद्ध का इच्छुक। बात समझ गए? तो क्या पूछा, इच्छा रखने वाला किसमें आ जाएगा? ये युयुत्सु में आ जाएगा, युयुत्सु में। और ये युयुत्सु शब्द हमने सबसे पहली बार कहां पढ़ा था? श्रीमद् भगवद गीता। और श्रीमद् भगवद गीता में यह आता है, पहला श्लोक यही लिखा है। धृतराष्ट्र कहते हैं क्या? धर्म क्षेत्रे, आओ आओ आओ, तुमको 2-4 पर्यायवाची भी सिखा देते हैं। धर्म क्षेत्रे माने धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्रे यानी कुरुक्षेत्र में, अर्थात धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरवत संजय। ये धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं। आप कहेंगे हम तो संस्कृत जाने नहीं पाए। देखो इसी में से पर्यायवाची तुमको देते हैं। धर्म क्षेत्रे माने धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्रे यानी कुरुक्षेत्र में, यानी धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में। समवेता, समवेत माने होता है इकट्ठा, इकट्ठा, एक साथ। समवेता माने जो इकट्ठे हुए हैं। युयुत्सवः, युयुत्सु माने युद्ध के इच्छुक, युद्ध के इच्छुक। उनमें से मामकाः माने मेरे वाले, और पांडवाश्चैव यानी पांडवों के पुत्र। किम कुरवत क्या कर रहे हैं? संजय, संजय क्या कर रहे हैं? अब बताओ, संस्कृत कठिन है? भगवत गीता कठिन है? बिल्कुल नहीं। सुनो, अब तुमको अर्थ मालूम है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरवत संजय। याद हो गया? तो याद रखिएगा, युयुत्सु युद्ध के इच्छुक हो गए, समवेत इकट्ठा हो गया। जब हिंदी आवे, संस्कृत आवे, तो जो जहां सुनाई पड़े वहीं से सवाल उठा लाया करिए। तो युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए एक ही शब्द उचित है, क्या? युयुत्सु। युयुत्सा युद्ध की इच्छा हो जाएगा। अब एक सवाल और पूछने का मन कर रहा है। रचना करने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। रचना करने की, रचना करने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। वेटिंग फॉर योर आंसर। रचना करने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। कमेंट कमेंट कमेंट, वेटिंग फॉर कमेंट। जो लोग ऑफलाइन देखेंगे बाद में रिकॉर्डेड, वो यहां कर जाइएगा कमेंट बॉक्स में। सुनो, रचना करने की इच्छा शिक्षा कहलाती है। शिक्षा माने होता है सृजन करने की इच्छा। शिक्षा माने सृजन करने की इच्छा, सर्जना करने की इच्छा। शिक्षा, शिक्षा
यहाँ बनाए रहे रचित्सु। क्या बताएं रचित्सु, याद कर लेना, महत्वपूर्ण शब्द है। इच्छाओं वाले खानदान में लिख लीजिएगा। शिश्रिच्छा माने होता है सृजन करने की, नया रचने की, नया बनाने की इच्छा। जैसे कवि लोग होते हैं, हाँ कवि लोग होते हैं, उनको नया नया लिखने की तमन्ना होती है, तो वो शिश्रिच्छा। आज सवेरे क्लास में एक शेर सुनाया था, उसके आगे एक शेर नया रच गया। आखिरी में याद दिलाइएगा, सर शेर सुना के जाइए, अपना सुनाएंगे। सर्जना सृजन का ही भाव होता है। हाँ गूगल बाबा तो सर्जना बताइए करेंगे। हाँ आगे पूछ लेंगे, सवाल बना लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, बाल का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं है? बाल का पर्यायवाची। आज सवेरे एक हिचकियों वाला शेर सुनाया था, उसी हिचकियों वाले शेर में एक नया शेर जुड़ा है। हाँ इकरा, उत्तर प्रदेश में तो ये हो जाता है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा होता है कि कई बार आप हमारे सवाल देखते हैं और आपको सवाल वहां मिलता है। बाल का पर्यायवाची इनमें से क्या नहीं? कुंतल, अलक, शिखी, केस। तो सुनिए, शिखी नहीं है। शिखी कौन है? शिखा वाला। तो शिखा किसके? मोर के बड़ी सुंदर सी शिखा होती, कलगी जैसी, जिसके कलगी मोर या मयूर को शिखी बोला जाता है। बाकी कुंतल माने बाल, अलक माने बाल, और केश माने बाल। ये बाल है। कुंतल शब्द कहां मिलेगा? रश्मिरथी पढ़िए, जब कृष्ण भगवान चेतावनी देते हैं, वो कहते हैं कि अंबर में कुंतल जहा, दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल अमृत तो झूलता है, मुझ में संगार फूलता है, मुझ में ऐसे उसी में आते हैं। वो कहते हैं कि पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख। मेरे पैरों के नीचे पाताल देख और अंबर में कुंतल जाल, बालों मतलब आप अंबर माने आकाश में, मेरे कुंतल मेरे बालों का जाल देख, तो अंबर में कुंतल जाल देख। ये जो पंक्ति है उसमें कुंतल शब्द आता है। कविता भी सुनिए तो अर्थ पकड़िए भाई। पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, तो ये आपको कुंतल वहां मिलेगा। अब अलक क्या होता है? अलक की कोई कथा नहीं है। अलक होते हैं जो ये बाल आगे को होते हैं ना, हाँ स्त्रियों के आगे के बाल, ये स्त्रियों के जो आगे के बाल होते हैं वो यहाँ जो ये लटक आते हैं, इसको ये कान के इधर, और जिनको उठा उठा के स्त्रियां कान के पीछे बार बार ले जाती हैं, उनको काकुल कहा जाता है। अच्छा हम काकुल की व्याख्या में चले गए। एक और शब्द है काकुल, वो भी बाल हैं, लेकिन बाल कौन से? लटें, बालों की लटें, लटें। हम काकुल पर आ गए, तुमने कहानी कही तो बालों की लटें। तो ये जो यहां से बाल बार बार पीछे ले जाए जाते हैं, इनको काकुल कहा जाता है। और ऐसी स्त्री के लिए एक वाक्य है, जिसके सैगर काकुल हो उसको काकुली कहा जाता है। हाँ बड़े बड़े बाल जिसके यहाँ लटकते रहे तो बार 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 कान के पीछे ले जाना पड़े, ऐसी स्त्री के लिए वाक्यांश में काकुली शब्द होता है। हाँ ठीक। और ये जो अलक हैं, ये अलक बाल होते हैं। बड़े सुंदर केशों वाली, सुंदर केश वाली स्त्री, बड़े बड़े सुंदर बालों वाली स्त्री के लिए एक शब्द चलता है अलका। अलका किसका नाम है? अलका का मतलब हुआ कि जिसके बड़े बड़े बाल हैं, ऐसी स्त्री को अलका कहते हैं। और केश, केश माने साधारण बाल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण गुरु। केश माने सुंदर साधारण बाल, तो केशिनी बड़े बड़े बालों वाली स्त्री केशिनी हो जाती है। तो केशिनी, अलका, काकुली, ये सब स्त्रियों के बालों के आधार पर रखे गए नाम हैं। हमने नहीं रखे हैं, रीति काल के कवियों ने रखे हैं। फुर्सतिया आदमी बैठे रहते थे, सोचते थे अच्छा चलो कुछ और सोचा जाए। हाँ तो कहीं हाथी के जैसे चाल वाली स्त्री, नाम धदीन गजगामिनी। कसम से इतने खलियर कवि रीतिकाल के अलावा तुमको कहीं मिलबे नहीं करेंगे। सुनो, किसी पति छोड़ के चला जाए उसका अलग नाम रख दी, पति परदेश से आने वाला है उसका अलग नाम रख दिया, पति परदेश को जाने वाला है उसका अलग नाम रख दिया कि अरे मत खाली बिहारी नहीं, बिहारी के अलावा बहुत, और ये सब रटना पड़ता है, वाक्यांश के लिए शब्द में आता है। तो काकुल बालों की लटे जो सर चेहरे पर आ जाती है, काकुली, केशिनी, अलका, ये वाक्यांश में मिलेगा, याद रखिएगा। कुंतल, अलक, केश बाल का पर्यायवाची, इसको भी याद रखिएगा।
अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 16, बाल्टी किस भाषा का शब्द है? बाल्टी किस भाषा का शब्द है? हाँ हाँ, सामान्यतः स्त्रियां केशिनी ही होती हैं। बाल्टी किस भाषा का शब्द है? तो भैया बाल्टी इस बाल्डे, पुर्तगाली। तुम्हारे स्नान घर में ज्यादातर पुर्तगालियों का कब्जा है। बाल्टी जिसमें तुम पानी भरते हो, पुर्तगाली। साबुन जिससे तुम नहाते हो, पुर्तगाली, बाल्टी साबुन, पुर्तगाली। तौलिया जिसमें तुम पोंछते हो, पुर्तगाली। बाहर निकल के आते हो, कमीज जो तुम पहनते हो, पुर्तगाली। फिर जब तुम बैठते हो नाश्ता करने के लिए, तो अगर तुमने पपीता खाया तो पुर्तगाली, अगर तुमने मक्का खाई तो पुर्तगाली, अगर तुमने काजू खाया तो पुर्तगाली। ये सब खा पी के अगर बाहर निकलो और कमरा बंद करो तो कमरा पुर्तगाली। बाहर निकले कुछ साथी सखा मिल जाए ई वाले, तो जो तंबाकू झाड़ के खाई सो तंबाकू पुर्तगाली। हे भगवान, कितना पुर्तगाली शब्द है हिंदी को बड़ी तो समझिए बाल्टी, हाँ ये सब सब पुर्तगाली है, याद रखे। बाल्टी है, साबुन है, तौलिया है, सब पुर्तगाली। अलमारी पुर्तगाली, हाँ अलमारी पुर्तगाली। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये पोर्चुगीज वर्ड के बाद 17 नंबर सवाल, निम्नांकित में पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? बहुत बढ़िया सवाल है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ये चमक या दमक फूलन में महक। आहा, ओढ़ लो तो ज्यादा बढ़िया लागत, क्या जाड़ा कम है बहुत। गुड, ला। ला, तो आप समझिए अकेले ला पार्श्विक है। पूरे पूरे पूरी वर्णमाला में एक ही अक्षर है जिसके नाम के आगे पार्श्विक लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देता हूं क्यों होता है। देखो ध्यान से देखना, हमारे मुंह में जब आप ला बोलते हैं, ला ला ला, तो क्या होता है, आपकी जबान आगे से जाके ऊपर पूरा फ्रंट को लॉक कर देती है। ऐसे देखो, फ्रंट लॉक हो गया। जैसे फ्रंट लॉक होता है, अब जब अंदर से हवा निकलती है तो हवा कहां जाती है? जब अंदर से हवा निकलती है तो हवा कहां जाती है? हवा अगल बगल से निकलती है, हवा अगल बगल से निकलती है। तो जब वायु पार्श्व से निकले तो पार्श्विक। भाई क्लास के बाद फोन करेंगे। तो अब तुमने सुना होगा भाई क्लास के बाद फोन करेंगे, क्या है कि माइक यहां लगाए थे, हम कोने में जाके बोले तो क्या बोले चलिए देखिए, तो ये जो है आपका पार्श्विक, तो हवा चूंकि पार्श्व से निकलती है इसीलिए ला को पार्श्विक कहते हैं, बाकी किसी को पार्श्विक नहीं बोला जाता। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उगले तो अंधा, खाए तो कोढ़ी। उगले तो अंधा, ऊपर कर लिए बच्चा। ये चमक ये धमक फूल। अरे भैया शुभम आओ, उठाए ले जाओ साल, हमरे तेरे बहुत धरी हैं। हाँ बहुत धरी। उगले तो अंधा, खाए तो कोढ़ी, बच्चा दुविधा में होना। हाँ, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा, इसी को कहते हैं दुविधा में होना। तो उगले तो अंधा, खाए तो कोढ़ी, इधर कुआं उधर वो पीछे खाई, ये सब मुहावरे एक ही रिप्रेजेंटेशन को हैं कि दुविधा में होना। शब्द युग्म कलश और कुलिस, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं समान भाषी भिन्नार्थक शब्द, युग्मक शब्द, युग्म शब्द, होमोनिम, ये सारे एक का नाम है। शब्द युग्म कलश और कुलिस का अर्थ क्या होगा?
ये चमक ये दमक सुनो, कलश माने होता है घड़ा और कुलिश माने होता है वज्र। वज्र क्या है? असनी है, पवि है, दंभोली है और कुलिश है। ठीक, तो याद रखिए, आसानी, दंभोली, कुलिश, पवि, ये सब किसके पर्यायवाची? वज्र के पर्यायवाची। वज्र क्या है? वज्र है इंद्र का हथियार। ऐसे ऐसे जैसे बिजली नहीं कड़कती है, बिजली कड़कती हुई देखें जैसे, उसी को वज्र कह लीजिए। और ये वज्र को धारण करने वाले वज्रधर या वज्रपाणी कौन हुए? पाणी माने हाथ, जिनके पाणी में वज्र है, जिन जो वज्र को धारण करते हैं वो कहलाए देवता इंद्र। तो ये इंद्र हो जाते हैं। ठीक, याद रखिए। सवाल संख्या 20 पर, आज सवाल ज्यादा है, मतलब 20 से ज्यादा है। निंद का विलोम क्या होगा? तो मुझे लगता ही नहीं कि कुछ बताने की जरूरत है। मूल शब्द होता है निंदा, मूल शब्द होता है निंदा। तो निंदा का जो प्रचलित विलोम है वो है स्तुति। अब अगर निंदा है तो इसका शब्द निंद्य बनाया जाएगा, निंद्य, निंदा के योग्य। तो इधर शब्द क्या बनाया जाएगा? स्तुत्य, माने स्तुति के योग्य। तो इसलिए बेहतर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा मां साहब, अगर स्तुत्य ना लिखा होता तो प्रशंसनीय भी लगा सकते थे, क्योंकि निंदा का अपोजिट प्रशंसा कही जा सकती है, तब लगा सकते थे अगर स्तुत्य ना लिखा होता तो। याद रखना, 4 ऑप्शन में से एक चूज करना है। चूज द बेस्ट ऑप्शन। आपको 2 उत्तर मिले तो 2 में सबसे बेहतर कौन सा होगा, यही चुनना असली कला है। बाकी तो सब माया है, मोह है, मिथ्या है। समझ गए? नहीं, वज्र का मतलब कठोर होता है बच्चा। वैसे वज्र इंद्र के हथियार को कहते हैं। वैसी कठोरता जिसमें होगी उन सबको वज्र से तुलना करवा दी जाती है। सवाल संख्या 21, दैहिक का अर्थ क्या होता है? दैहिक, दैविक, भौतिकता पा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बताओ। सुनिए, देह माने शरीर होता है। अब अगर देह माने शरीर, देह माने शरीर, तो दैहिक माने शरीर से संबंधित, देह से बना है। देह माने क्या होती? शरीर। तो देह से दैहिक बना, शरीर से संबंधित। कुछ भटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं भटकना है। सवाल संख्या 22, शराब पीकर पुलिस ने सड़क पर हुड़दंग मचाने के लिए लड़कों को रात भर के लिए थाने में रोक लिया। कोई गलती हो तो बताओ, कोई गलती हो तो बताओ। ये चमक ये दमक फूलवन में महक। कोई गलती हो तो बताओ। अरे मास्टर साहब, पुलिस को पिला देंगे, पुलिस को नहीं पिलाना है, पुलिस तो पीने से रोकेगी। ठीक, तो शराब पीकर पुलिस ने नहीं, पुलिस ने, इसको पदक्रम संबंधी अशुद्धि कहते हैं। पुलिस ने सड़क पर हुड़दंग, कहां गया? पुलिस ने शराब पीकर सड़क पर हुड़दंग मचाने के लिए लड़कों को नहीं, मतलब वहां नहीं होगा, बहरहाल वहां नहीं होगा। पुलिस को नहीं पिलाना है। वाक्य जब उसको एडजस्ट करेंगे तो इस तरह एडजस्ट करेंगे कि वो पुलिस ना पिए, ये लगे कि लड़के पिए हुए हैं, ये लगे कि लड़के पिए हुए हैं। तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। हाँ, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। और ये 2 आखिरी के, ये सेकंड लास्ट है। और इसके बाद एक और जबरदस्त सवाल है, प्रश्न आपके सम्मुख है, इसमें रस बताना है। राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। या तय सब सुधि भूली गई, करटे की रही पलटारत नाही। क्या है? राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। या तय सब सुधि भूली गई, करटे की रही पलटारत नाही। संयोग श्रृंगार है, बहुत सुंदर दृश्य है। जब जब मैं पढ़ता हूं विवाह के दृश्य तो अभिभूत हो जाता हूं।
ये पंक्तियां श्रृंगार का रस लीजिएगा। भगवान श्री राम दुल्हा बने खड़े, माता जानकी दुल्हन बनी खड़ी। पुरुष तो पलट के देख भी सकता है अपनी स्त्री को, लेकिन स्त्रियां संकोचवश नजर उठाकर नहीं देख पाती। लेकिन याद रखना, पुरुष से अधिक इच्छा स्त्रियों में होती, पत्नी में होती है कि वह अपने पुरुष को देखे, मतलब अपने पति को देखे, उसके मन में यह ज्यादा इच्छा होती। माँ जानकी के हृदय में यह भाव आए कि वो कैसे देखें, तो माता जानकी ने जो कंगन पहने हैं, उन कंगन में जो नग लगे हैं, उन नगों में भगवान श्री राम की छवि दिखाई पड़ती है। अब वो हाथ ऐसे 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 हाथ आगे करके खड़ी हुई, भगवान श्री राम बगल में, तो उन कंगन के नगों में भगवान श्री राम का विग्रह दिखाई पड़ता है। तो माता जानकी उसी में निरंतर भगवान श्री राम के रूप रस को देख रही। तो राम को रूप निहारती जात, राम का रूप जानकी निहार रही। कहां? कंगन के नग की परछाई, कंगन के नगों की परछाई में राम का रूप माता जानकी देख रही। फिर या तय सब सुधि भूल गई, इसीलिए सब सुधियां भूल गई। अरे फेरे हो रहे हो, भूल गई। और कर टेकी रही, हाथ टिकाए हुए हैं, पल टारत नहीं, ये क्षण जाए नहीं उनके आंखों के सामने से। तो ये दृश्य है किसका? जब नायक नायिका संग खड़े हैं, भगवान श्री राम, जगत पिता श्री राम, जगत माता जानकी अगल बगल खड़े हैं, तो इस दृश्य को तो संयोग श्रृंगार का कहना ही पड़ेगा। और समझिए कितनी सुंदर चर्चा आती है। एक जगह लिखा हुआ है कि आखिर भगवान श्री राम और माता सीता का जब विग्रह वो जो जोड़े में वो खड़े हैं, तो उनको देख करके मन में इच्छा आती कवि के कि आखिर तुलना किससे की जाए। तो जब कोई तुलना में नहीं मिलता है, तो लिखा गया कि राम से राम सिया सी सिया, सिर मोर बिरंची विरा विचारी संवारे। विरंची ब्रह्मा को कहते हैं, याद कर लेना, पर्यायवाची मिलेगा ब्रह्मा। राम से राम सिया सी सिया, भगवान श्री राम बस राम ही जैसे हैं, और सीता माता बस सीता माता के जैसी, कोई कंपैरिजन दूसरा नहीं है इस जोड़े का। तो राम से राम सिया सी सिया, सिर मोर बिरंची विचारी संवारे। सिर पर मोर रखा, बिरंच यानी ब्रह्मा जी ने बहुत सोच कर विचार कर, यानी ब्रह्मा जी ने इन दोनों का जोड़ा बहुत सोच कर रचा होगा। तो सिर मोर बिरंच विचारी संवारे, राम से राम। और अलंकार इस जो मैंने अभी बोला उसमें अलंकार है अनन्वय। अनन्वय, जिसके समान कोई अन्य ना हो, जिसके समान कोई अन्य ना हो, उसको क्या बोलते हैं? अनन्वय अलंकार बोलते हैं। अनन्वय, क्या ये बात समझ में आई? तो अनन्वय भी याद रखिएगा, इसमें संयोग श्रृंगार है, यह भी याद रखिएगा। और यह आज की परिचर्चा का अंतिम प्रश्न, बताइए कि इस काव्यांश में कौन सा छंद है? बताइए। उपर्युक्त काव्यांश किस छंद में बद्ध है? पढ़ाया हुआ है, गीतिका है, गीतिका है, बरवा है, रोला है, क्या है? देखो, जब गीतिका हर गीतिका दोनों लिखा हो तो मात्रा चेक करने की जरूरत है। पहले तो धुन सेट कर लो। हे प्रभु आनंद दाता भाव उज्ज्वल कीजिए। अगर इस धुन में कुछ भी सेट हो जाए तो या तो गीतिका है या हर गीतिका। कहो, संसार में किसका समय है, एक सा रहता सदा है, निशि दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। हरि गीतिका 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 हरि गीतिका। हरि गीतिका को 4 बार बोल दीजिए। हरि गीतिका में 7 मात्रा होती है, 1 2 और 3, नहीं 2 और 2 4, 1 5 और 2 7, और इसको 4 बार बोल दीजिए तो 28 मात्रा का हरि गीतिका छंद बन जाता है। अगर आप हरि गीतिका को 4 बार बोल दीजिए तो तुरंत हरि गीतिका छंद बन जाएगा। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका।
तो बच्चा गुनगुना लो, एक बार गुनगुना लो, कोई गाना अपने जहन में बना लो और यही धुन कि हे, ये तो बचपन से प्रार्थना सबने सुनी होगी, हे प्रभु आनंद दाता भाव उज्ज्वल कीजिए। अगर आप इसको गा लेंगे, उस गाने में कभी कोई पंक्ति सेट हो जाए तो या तो गीतिका कहना या हरिगीतिका कहना, या गीतिका कहना या हरिगीतिका। और जब कोई कंफ्यूजन हो जाए तो मात्रा गिन लेना। देखो, संसार में किस का समय है, एक सा रहता सदा। 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 2 14 1 15 1 16 1 17 2 19 1 20 21 2 23 1 24 2 26 और 2 28। मात्रा कितनी आ गई? 28। अगर धुन सेट हो गई तो मात्रा को उतना आना पड़ेगा। ये नहीं कि मात्रा होगी तो धुन बनेगा, नहीं, धुन सेट हो गई तो मात्रा को उतना ही आना पड़ेगा। बात समझ गए? यहां तक क्लियर है? तो बच्चा आज हाँ अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल याद कर लीजिए। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हरिगीतिका सेट। अरे वाह, क्या बात है। ये देखो, ये सब ये संगत में रहते रहते सब कवि हुए जा रहे देखो, छंद सुधर जाएगा जो सीजिए। जैसे हरिगीतिका और दोहे पर बात चली, ऐसे रोज रोज एक एक लाएंगे, सब याद हो जाएगा। टेंशन में लेके पहले से याद करके सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसे सीखते चलेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर लेंगे साक्षी, हम वादा करते हैं लेंगे। बच्चा शाब्दिक अर्थ लिखा है, शाब्दिक अर्थ लिखा है, संसार में किसी का समय एक जैसा नहीं रहता है। निशि माने रात, दीवा माने दिन, दिन रात जैसे घूमता रहता है, ऐसे विपदा संपदा जीवन में आती ही रहती है। चलिए, हाँ ये सब भी तो खूब खुश रहें, मस्त रहे। समृत और विवृत बच्चा जरूर कर देंगे, वानी समृत विवृत पर जिस दिन सवाल आएगा उस दिन समृत विवृत का। समृत माने होता है लगभग बंद और विवृत माने लगभग खुला। पूरी एक पूरी क्लास हम उस पर सेट कर देंगे बच्चा। ठीक, और कोई डाउट? तो बच्चा आज की कक्षा आधिकारिक रूप से समाप्त हुई।